वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर सेकंड है मनोविज्ञान। इसमें आज का टॉपिक है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। तो लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसके बारे में प्रस्तावना है। तो इसमें देखेंगे कि क्या किया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। जैसा कि आपको थ्योरी के नेम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनुष्य के नैतिक विकास के बारे में उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, सिद्धांत बताए हैं, और इसके कुछ शैक्षिक निहितार्थ होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें प्रस्तावना है कि वृद्धि और विकास की विशेषता प्रदर्शित करने वाला कुंजीपद किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के संरचनात्मक क्रियात्मक पक्षों में होने वाले परिवर्तन हैं। तो वृद्धि और विकास कैसा चल रहा है, इसकी विशेषता जो है किसी व्यक्तित्व में या व्यक्ति में उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के जितने भी संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष होते हैं वो बताते हैं। तो विकास के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष हैं वो पूरी तरह से परिवर्तनशील होते हैं। इसे क्रमित और संगत परिवर्तन की प्रगतिशील श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रगतिशील पद परिवर्तनों की अभिदिशा जिससे वे पंचगामी होने के बजाय अग्रगामी होते हैं को व्यक्त करता है। तो इस तरह से प्रोग्रेस जो है कैसे होती है मनुष्य में, ये जो है बताया गया है इसमें। तो क्रमित और संगत पदों से यह तात्पर्य है कि वे आगे बढ़ते हैं और यह जीवन स्तर जो जीवन का विस्तार जो है वो कालावधि के अनुसार होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका शारीरिक विकास होता है, उसके पेशीय विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होते हैं मनुष्य में, और उसके साथ साथ ही नैतिक विकास भी मनुष्य में होता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमारे उद्देश्य क्या है, तो नैतिकता के भावना का सही अर्थ समझना, ये हमारा उद्देश्य होगा। नैतिक विकास की प्रवृत्ति का वर्णन करना, और लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित विभिन्न संप्रतियों की व्याख्या की है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है, तो उस अंतर को हम समझेंगे कि उनकी जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या अंतर है। इसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विवेचनात्मक मूल्यांकन को समझेंगे और इसके शैक्षिक निहितार्थ को हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो इस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में सबसे पहले जानते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, नैतिक विकास के सिद्धांत को। तो लॉरेंस कोलबर्ग का कार्य प्याजे के कार्य से जो है अतुलनीय है, परंपरागत शोध का एक अतुलनीय उदाहरण है। जिस तरह से प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, उन्होंने 4 जो है अवस्थाएं बताई, उसी तरह से लॉरेंस कोलबर्ग का जो कार्य है वो एक अतुलनीय उदाहरण है। इसमें एक श्रेष्ठ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास पर जो है प्रकाश डाला है। तो लॉरेंस कोलबर्ग मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक चिंतन की अवस्था सिद्धांतों के रूप में प्रस्तावित की है। यह सिद्धांत इनका जो है वो प्याजे के मूल धारणाओं जो कि नैतिक परिप्रेक्ष्य के व्यवहार में परिवर्तन होने पर विचार करता है, इसके लिए एक आगे कदम है। तो इस तरह से कोलबर्ग के बारे में जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो कोलबर्ग का जन्म 1927 में ब्रॉन्क्सविले में न्यूयॉर्क के पले बड़े थे ये मैसाचुसेट की एंडोवर अकेडमी तेज तथा सामान्यतया संपन्न छात्रों हेतु एक निजी उच्च विद्यालय के अध्ययन किया इन्होंने। तो एंडोर अकेडमी में इन्होंने अध्ययन किया था। सन 1948
में आप स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु शिकागो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में नामांकित हुए। तो 1948 में इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो है अपना नाम लिखाया स्नातक की उपाधि के लिए। आपने यह कार्य एक वर्ष में ही संपन्न कर लिया। तो उन्होंने स्नातक की उपाधि एक ही वर्ष में ले ली थी। आप मनोविज्ञान के ग्रेजुएट कार्य हेतु शिकागो में ही रुक गए थे। तो मनोविज्ञान के लिए जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। सर्वप्रथम आपकी सोच एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में ये बने थे, नैदानिक मनोवैज्ञानिक थे ये। जबकि आप जल्द ही पियाजे के कार्यों में रुचि लेने लगे और सामाजिक विषयों पर बच्चों और किशोरों पर साक्षात्कार लेना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो पियाजे के कार्यों से जो है अभिप्रेरित थे और इन्होंने सामाजिक विषयों पर जैसे कि बच्चों और किशोरों के लिए साक्षात्कार करने लगे उन पर। आपका शोध परिणाम एक डॉक्टोरल शोध प्रबंध था जो कि आपकी नूतन नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत के रूप में परिणित हुआ। तो इन्होंने एक जो है शोध किया था जिसका परिणाम आया एक डॉक्टोरल शोध प्रबंधन के रूप में। इसे ही नूतन नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया। तो कोलबर्ग जो थे वो एक विनीत व्यक्ति थे जो कि एक शुद्ध विद्वान भी थे। ये मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के विस्तृत विषयों के लिए गहन और लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया इन्होंने। कोलबर्ग ने शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1962 से लेकर 1968 तक अध्यापन किया और 1968 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापन में लगे रहे ये। इसके बाद देखते हैं कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने, इससे संबंधित क्या क्या संप्रत्यय हैं, उन्होंने कौन कौन से टर्म को अपने सिद्धांत में यूज़ किया है। तो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा विकसित नैतिक विकास के सिद्धांत का विस्तरण प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ जो है ऐसे शब्द हैं जो इनकी थ्योरी में यूज़ किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला है नैतिकता, दूसरा है नैतिक व्यवहार, तीसरा है अनैतिक व्यवहार, चौथा है निर्नैतिक व्यवहार, नैतिकता अधिगम और नैतिक विकास, नैतिक न्याय। ये सब संप्रत्यय जो है इनकी थ्योरी में यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला संप्रत्यय है कि नैतिकता, जिसको मोरालिटी कहते हैं। तो नैतिकता क्या होती है, कैसे विकास होता है मनुष्य में इसके बारे में जानेंगे। नैतिकता नैतिक मानक या नियम के अनुपालन और विरोध के संबंध को इंगित करती है। तो नैतिकता जो है वो हमारे नियम को हम कैसे अनुपालन कर रहे हैं, जो हमारे रूल हैं या मानक हैं नैतिक, उनका हम अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, या उनका विरोध कर रहे हैं, इसको नैतिकता जो है दर्शाता है। यह अधिकारों के मानक द्वारा जांचे जाने वाले एक अभिप्राय, एक चरित्र, एक क्रिया, एक सिद्धांत या एक मनोभाव के गुणों से संबंधित है। तो नैतिकता जो है वो एक अभिप्राय है, एक चरित्र है, एक क्रिया है, एक सिद्धांत है, एक मनोभाव के गुण के रूप में इसको दर्शाया जाता है। नैतिकता एक क्रिया का गुण है जो इसे अच्छा बना देती है, जो मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए एक क्रिया का कार्य करता है नैतिकता अधिकार के अनुमोदित मानकों के किसी नियम का अनुपालन है। तो नैतिकता का मतलब है कि हमारे जो मानक हैं हम उनका पालन कर रहे हैं, हम उन नियमों को पालन कर रहे हैं। इस तरह से नैतिकता को बताया गया है। इसके बाद है नैतिक व्यवहार। तो मोरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। नैतिक व्यवहार से तात्पर्य उस व्यवहार से है जो कि किसी सामाजिक समूह के नैतिक नियमों के अनुपालन में किया जाता है। तो हम नैतिक नियमों को मानते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, लेकिन हम उस सामाजिक समूह के साथ, उस जो है नियम के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं,
ये हमारा नैतिक व्यवहार आ जाता है। नैतिक शब्द जो है वो अंग्रेजी के मोरल शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द मोरस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आचरणों या रीति रिवाजों या लोक प्रथा से। तो मोरस का अर्थ ही है आचरण या रीति रिवाज या लोक प्रथा। नैतिक व्यवहार सीखने की 3 विधियां होती हैं। तो हमें कैसा व्यवहार करना है अपने मानकों के साथ या उन नियमों के साथ, इसको सीखने के लिए 3 विधियां बताई गई हैं। पहला है प्रयत्न और भूल अधिगम। तो हम पहले जो है प्रयास के साथ साथ जो है सीखते जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को भूल भी रहे हैं तो उसको लगातार प्रयास के साथ वो हमारी लर्निंग में आ जाता है, अधिगम में आ जाता है। इसके बाद दूसरी विधि होती है प्रत्यक्ष शिक्षण। तो हम डायरेक्टली भी सीख सकते हैं नैतिक व्यवहारों को। या तीसरी विधि होती है पहचान विधि। तो इस तरह से जानते हैं इनके बारे में, सारी विधियों के बारे में। प्रयत्न और भूल की विधि जो है वो नैतिक व्यवहारों को सिखाने के लिए एक विधि मानी गई है। तो प्रयत्न और भूल विधि योजना के बजाय एक संयोगिक विधि होती है। यह जो है योजना पे फोकस नहीं करती, बल्कि यह एक संयोगिक विधि है। यदि किसी का व्यक्ति व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं से मेल नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका व्यवहार जो है समाज की अपेक्षित नहीं है, समाज के विरोध में है, तो वह सामाजिक स्वीकृति हेतु अगले व्यवहार के लिए प्रयत्न करता है। तो वह जो है व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए अगले व्यवहार का प्रयत्न करता रहता है। यह आघात और चूक विधि होती है। तो इसको ही प्रयत्न और भूल की विधि कहा जाता है। इसके बाद दूसरी विधि जो है वो डायरेक्ट मेथड है। इसमें जो है सामाजिक रूप से अनुमेय तरीके से व्यवहार करना सीखने में बच्चों को सर्वप्रथम विशेष परिस्थितियों में ठीक विशेष अनुक्रिया कराना सीखना चाहिए। तो इसमें कैसा व्यवहार करना है वो बच्चों को पहले ही डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक विशेष अनुक्रिया के द्वारा उनको ये सिखा दिया जाता है। यह उनके द्वारा माता पिता और अन्य प्रभुत्व वाले लोगों द्वारा तय किए जाने वाले नियमों को अनुसरण के द्वारा किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष शिक्षण भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है पहचान विधि। तो इसमें जो है जब बच्चे उन लोगों या जिनकी वे प्रशंसा करते हैं से तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो वे उन व्यवहार के तरीकों जिनका वे प्रेक्षण करते हैं का उनमें अनुकरण तथा सामान्यतः अचेतन रूप से तथा बिना किसी बदलाव में करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, नैतिक व्यवहार अधिगम के रूप में पहचान उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वह जिसको आइडल मानता है, आदर्श मानता है, उनकी तरह व्यवहार करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है कि नैतिकता अधिगम, मोरालिटी लर्निंग कैसे होती है ये बताया गया है। तो बचपन के कालावधि के समाप्त होने से पूर्व बच्चों में यह आशा की जाती है कि नैतिक निर्णयों को लेने हेतु वे मूल्यों का एक पैमाना और उनके निर्देशनार्थ चेतना का विकास कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों में जो है नैतिकता की पहचान के लिए एक पैमाना विकसित किया जाता है। नैतिक अधिगम के 4 तत्व होते हैं। नैतिक अधिगम के विकास के लिए 4 तत्व बताए गए हैं। समाज के नियमों, रीति रिवाजों और कानूनों के रूप में समाज के सदस्यों की सामाजिक प्रत्याशा को सीखना। तो समाज के जो नियम हैं, उसके जो कानून हैं, उनके लिए सामाजिक प्रत्याशा जो है लोगों को उनको सीखना चाहिए। चेतना का विकास करना चाहिए। समूह की प्रत्याशाओं के अनुपालन में किसी व्यक्ति के व्यवहार के असफल होने पर अपराध और बोध शर्मिंदगी का अनुभव कराना सीखना चाहिए। तो अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको उसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा तत्व है कि समूह के सदस्यों का आशा अनुरूप सामाजिक अंतःक्रिया सीखने का अवसर प्राप्त करना।
तो अगर आप समूह में हैं तो उस समूह के अनुसार ही आपको कार्य करने चाहिए। इसके बाद का टर्म है कि अनैतिक व्यवहार, इमोरल बिहेवियर अगर आप कर रहे हैं तो ये भी जो है कोहलरबर्ग ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है। अनैतिक व्यवहार वह व्यवहार है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुपालन में असफल हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुपालन में सफल हो रहा है या उसके अनुरूप नहीं है, तो उसको अनैतिक व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक प्रत्याशाओं की अनभिज्ञता के कारण नहीं होता है, अपितु सामाजिक मानक की अस्वीकृति और अनुपालन के कर्तव्य की भावना में कमी के कारण हो सकता है। तो ये अनैतिक व्यवहार जो है वो जो है जो मानक रखे गए हैं, मानव के कुछ मूल्य हैं, उनको अस्वीकृति के कारण होता है। इसके बाद का टर्म है कि निर्नैतिक व्यवहार, अनमोरल बिहेवियर क्या होता है, तो निर्दैतिक व्यवहार समूह के मानकों का इरादतन उल्लंघन करने के बजाय सामाजिक समूह के प्रत्याशाओं की अनभिज्ञता के कारण होता है। तो अगर किसी मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, सामाजिक समूह के प्रत्याशाओं को अनभिज्ञता के कारण होता है, तो उसको जो है अनमोरल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास करना। तो किसी व्यक्ति के अन्य न्यायबोध का विकास ही नैतिक विकास होता है। तो व्यक्ति में जो है न्याय की भावना करना, उसकी समझ जो है स्थापित करना ही नैतिक विकास होता है। फिर नेक्स्ट टर्म है नैतिक न्याय। तो मोरल जजमेंट कराना, उचित एवं अनुचित के निर्णय लेने की क्षमता नैतिक न्याय कहलाती है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्णय जो लेता है उसको ही मोरल जजमेंट कहते हैं, नैतिक न्याय कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इनके सिद्धांत में बताया गया है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा जो है, जीन पियाजे के सिद्धांत से इम्प्रेस होकर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान परास्नातक विद्यार्थी के रूप में इस प्रकरण पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया था तब वो परास्नातक की डिग्री में थे। शिकागो विश्वविद्यालय में जीवन पर्यंत इस सिद्धांत को विस्तृत और विकास करते रहे। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कना नीतिपरक व्यवहार के लिए आधार है। तो नैतिक तर्कना जो है हमारी, वो नीतिपरक व्यवहार करने के लिए एक आधार मानी जाती है। इसकी 6 चिन्हित विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था नैतिक धर्म संकट की स्थिति में अनुक्रिया करने पर अपनी पूर्ववर्ती अवस्था से अधिक उपयुक्त होती है। तो इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, इसमें 6 विकासात्मक अवस्थाएं बताई गई हैं और हर एक अवस्था में ऐसा धर्म संकट होता है जिसमें नैतिकता भी हमें प्रभावित करती है और हमें सत्यता भी प्रभावित करती है। तो आपको उसमें से एक कोई निर्धारित करना होता है, कोई एक डिसाइड करना होता है। तो इसके लिए हाइंस डिलेमा जैसी कहानी का अध्ययन जो है किया गया लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में। व्यक्ति किसी समतुल्य नैतिक धर्म संकट की परिस्थिति में छोड़ा जाता है तो अपनी अनुक्रियाओं को इस प्रकार से उचित सिद्ध करता है जिसमें उसको रुचि होती है। तब उन्होंने प्रकट नैतिक तर्कना में के निष्कर्ष के बजाय उसकी अवस्थाओं का विश्लेषण किया तथा इसे 6 विभिन्न अवस्थाओं की एक अवस्था के रूप में वर्गीकृत किया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूरी स्टडी की नैतिक तर्कना के ऊपर। व्यक्ति हाइंस डिलेमा की इसमें कहानी है। उनको एक सिचुएशन थी, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसके लिए उन्होंने उनको चोरी करनी चाहिए या नहीं अपने वाइफ की जो है दवाइयों के लिए,
तो इस पे पूरी स्टडी की उन्होंने। इसके बाद 6 जो है अवस्थाएं दी, उसमें जो है कैटेगराइज किया है इन्होंने। लॉरेंस कोलबर्ग की इन 6 अवस्थाओं को सामान्यतः प्रत्येक 2 अवस्थाओं के 3 स्तर में समूहित किया गया है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो 6 अवस्थाएं हैं वो 3 समूहों से जो है जुड़ी हुई हैं। हर एक समूह में दो जो है अवस्थाएं हैं। तो इस तरह से इनके 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी। जो 3 स्तर थे उसमें पहला है पाक परंपरागत, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत। अवस्था विशेष रूप लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के अवस्था प्रतिमान हेतु संरचनावादी आवश्यकताओं, जैसे कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की। तो इस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो पूरी तरह से पियाजे के जो सिद्धांत थे उन पर बेस दिया, उनसे जो है इंस्पायर होकर दिया। इस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास का जो उनका सिद्धांत था, उसमें 3 स्तर थे। उसमें जो है 3 लेवल्स थे। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, जिसको पाक परंपरागत कहा गया। कन्वेंशनल दूसरा था जिसको परंपरागत कहा गया और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको उत्तर परंपरागत कहा गया। इसके बाद इनके जो 3 लेवल्स थे वो 6 स्टेजेस में डिवाइड थे। हर एक लेवल पे 2 जो है स्टेजेस थी। तो इस अवस्थाओं की बात करें तो ये 6 हैं। हर एक जो है स्तर पर 2 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरी अवस्था थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। देन सेकेंड लेवल में 2 अवस्थाएं थी। तो थर्ड स्टेज थी इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन और चौथी थी फोर्थ स्टेज थी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देन लास्ट लेवल पे 2 अवस्थाएं थी। इसमें पहली थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इस तरह से जो है लॉरेंस कोलबर्ग की 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी। इनके जो है पहला स्तर था इसमें पाक परंपरागत स्तर। तो इसमें अवस्था जो थी वो पाक नैतिक थी और स्तर जो था वो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण का स्तर था। ये जो है पहला स्तर है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखी, और इसमें प्रमुख संबंध जो था वो दंड से बचाव का था। इसमें आयु जो होती है पाक परंपरागत के लिए वो 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु होती है। इसके बाद इसी पाक परंपरागत स्तर में दूसरी अवस्था थी जो थी स्वरुचि उन्मुखीकरण। स्वरुचि का व्यवहार का जो है स्वलाभ का व्यवहार का जो है संबंध होता था कि इसमें अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। फिर दूसरा स्तर था परंपरागत स्तर, जिसमें सामाजिक नैतिकता की बात की गई और इसमें पहली अवस्था थी अंतर्वैयक्तिक सहमति। तो अगर आपका मन कह रहा है कि ये चीज़ सही है तो वो चीज़ सही है, इस अवस्था में ये बताया गया है। फिर दूसरी अवस्था थी इसमें कि प्रभुत्व और सामाजिक क्रम संपोषण उन्मुखीकरण। तो अगर समाज के क्रम में वो चीज़ सही है, समाज के लिए वो चीज़ सही है तो उसको करना, ये जो है नियम कानून पर जो है बेस थी। और जबकि अंतर्वैयक्तिक सहमति की जो अवस्था थी वो अच्छा लड़की और अच्छी लड़की, ये दृष्टिकोण इसका था। इसके लिए आयु की बात करें तो ये 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के लिए होता है। फिर उत्तर परंपरागत अवस्था आती है, स्तर आता है जो तीसरा स्तर है। इसमें जो है स्व अनुमोदित नैतिकता की बात की गई है। इसमें पहली अवस्था है सामाजिक संवेदिता
उन्मुखीकरण और दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत। तो पहली अवस्था में लोकतांत्रिक की बात होती है और दूसरी अवस्था में सैद्धांतिक चेतना की बात होती है। इसकी जो आयु थी वो 13 वर्ष से बढ़कर थी, 13 वर्ष के ऊपर की आयु थी। अब एक एक करके सारे ही लेवल्स को और सारी ही स्टेजेस को समझेंगे। तो पहला स्तर जो था वो पाक परंपरागत स्तर था नैतिकता का। ये जो है 4 साल से 10 साल की आयु तक था। पाक परंपरागत स्तर में विशेषतया बच्चों में पाक परंपरागत स्तर में नैतिक तर्कना सामान्य बात होती है, यद्यपि कि वयस्कों में भी इस प्रकार की तर्कना दिखाई देती है। इस स्तर पर बच्चे क्रिया में जो है प्रत्यक्ष परिमाण के द्वारा नैतिकता की परख करते हैं। वो जो चीज़ देखते हैं उसी को नैतिकता मानते हैं, उसी को सही मानते हैं। या तो दंड से बचने के लिए या फिर पुरस्कार को पाने के लिए जो है इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए राजी किया जाता है। तो बच्चा जो भी इसमें करेगा वो या तो दंड के बचने के लिए करता है या फिर पुरस्कार को पाने के लिए करता है। तो पाक परंपरागत स्तर में 2 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी इसमें आज्ञाकारिता और दंड प्रेरित अवस्था, और दूसरी अवस्था थी इसमें आत्मरुचि उन्मुक्ति। तो इस तरह से एक एक अवस्था के बारे में देखेंगे। तो प्रथम अवस्था जो थी वो आज्ञाकारिता और दंड प्रेरित अवस्था थी। इस अवस्था में बच्चे स्वयं पर अपनी क्रियाओं की प्रत्यक्ष परिणामों पर केंद्रित होते हैं। तो इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी ही क्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम पर केंद्रित रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे जो है दंड दिया जाएगा या मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि एक क्रिया के नैतिकता अनुचित समझा जाता है क्योंकि कर्ता दंडित किया जाता है। पिछली बार में इस काम के लिए दंडित किया गया था, मैं इसीलिए यह पुनः नहीं करूँगा। तो बच्चा अगर किसी काम के लिए पहले दंडित किया जा चुका है तो वो उसको दोबारा नहीं करता है, उसे यह चीज़ याद रहती है कि इसे करेंगे तो ये चीज़ गलत है। यहाँ आत्मकेंद्रित पहचान की कमी होती है क्योंकि किसी व्यक्ति के स्वयं के विचार दूसरों से भिन्न होते हैं। इस तरह से दूसरी अवस्था है पहले स्तर में पाक परंपरागत स्तर में आत्मरुचि उन्मुखित। तो पाक नैतिक स्तर की द्वितीय अवस्था जो होती है वो बच्चों के नैतिक निर्णय और आत्मरुचि एवं दूसरे इसके बदले में क्या कर सकते हैं इस पर जो है आधारित होती है कि मैं अगर ये चीज़ कर रही हूँ तो दूसरा इसके बदले क्या कर सकता है। इस अवस्था में उचित व्यवहार व्यक्ति के सर्वोत्तम उच्च रुचि जिस कुछ में है द्वारा परिभाषित होता है। तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसकी रुचि किस चीज़ में है इसी अवस्था में दिखाया जाता है, उसी के अनुसार व्यक्ति अपनी तर्कना डिसाइड कर लेता है। दूसरी अवस्था में तर्कना दूसरों के आवश्यकताओं में एक सीमा तक रुचि प्रदर्शित करती है, परंतु केवल उस बिंदु तक जहाँ तक पुनः व्यक्ति की आत्मरुचि हो सकती है। परिणाम स्वरूप दूसरों को महत्व देना आत्मसम्मान और निष्ठा पर आधारित नहीं है, अपितु तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा, तुम मेरी सहायता करो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये जो पहला स्तर है पाक परंपरागत स्तर, इसकी जो दूसरी अवस्था है वह आत्मरुचि उन्मुखित करती है कि अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगी। इसके बाद दूसरा जो स्तर है वो परंपरागत नैतिकता का स्तर है। इसके लिए 10 साल से 13 साल की आयु होनी चाहिए। इस स्तर में क्या बताया गया है ये देखते हैं। तो इस अवस्था में भी बच्चों का नैतिक न्याय निर्णय समाज से बनी परंपराओं, नियमों और अधिनियमों और कानून व्यवस्था पर, दूसरों की पसंद और नापसंद पर नियंत्रित होता है। तो बच्चा इसमें भी दूसरों के जो है विचारों से जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, वह उसकी अपनी अभी जो है समझ नहीं होती है। यहाँ पे इसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्थाएं होती हैं। तो तृतीय अवस्था है अंतवैयक्तिक संगति और अनुपालन प्रेरित।
नैतिक विकास के द्वितीय स्तर की प्रारंभिक वर्षों में बालक का नैतिक निर्णय या न्याय दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति दूसरों से स्वीकृति और अस्वीकृति जैसा कि यह ज्ञात भूमिका के साथ समाज में अनुरूपता के को प्रदर्शित करता है को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। ये इन प्रत्याशाओं तक जीने हेतु एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का प्रयास करते हैं। ये सीख लेते हैं कि ऐसा करने में अंतर्निहित मूल्य होते हैं। तो तीसरी जो अवस्था है अंत वैयक्तिक संगति और अनुपालन प्रेरित अवस्था। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए ही काम करता है या अस्वीकृति पाने के लिए काम करता है। इसमें काम जो है वो इस बात पर निर्धारित होता है कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगी। फिर इसकी चौथी अवस्था है दूसरे स्तर की प्रबुद्ध और सामाजिक आज्ञापालन प्रेरित अवस्था। परंपरागत नैतिकता स्तर के बाद के वर्षों में बच्चों को नैतिक न्याय और परंपराओं ठीक वैसे ही जैसे कि सामाजिक अवस्थाओं के नियमों और रीति रिवाजों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये क्रियात्मक समाज को बनाए रखने में अपने महत्व के कारण नियमों अभियुक्तियों तथा सामाजिक परंपराओं का पालन महत्वपूर्ण है को सीखते हैं। इसलिए चतुर्थ अवस्था में नैतिक तर्कना तृतीय अवस्था की जो है अपेक्षा वैयक्तिक स्वीकृति की आवश्यकता से परे है। तो इस तरह से बताया गया कि तीसरी जो अवस्था होती है वो दूसरों की स्वीकृति के लिए होती है, लेकिन चौथी जो अवस्था है इसमें बच्चे का धीरे धीरे नैतिक विकास होने लगता है। वह समाज के अवस्थाओं को उसके नियमों को रीति रिवाजों को समझने लगता है। बच्चे के इसमें अपनी एक सोच आ जाती है। तो तीसरा स्तर जो आखिरी स्तर है लास्ट स्तर है नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर है। इसकी आयु जो होती है वो 13 साल के ऊपर की आयु होती है। उत्तर परंपरागत स्तर को चरित्रवान स्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है उत्तर परंपरागत स्तर जो है वो सत्य की ही बात करेगा, तो इसीलिए इसको चरित्रवान स्तर भी नाम कहा जाता है। इसमें पांचवी और छठी अवस्थाएं आती हैं। एक विकास अनुभूति की है कि व्यक्तियों की समाज से अलग सत्ता तथा व्यक्तियों के स्वयं के दृष्टिकोण समाज के विचारों से अग्रगामी हो सकते हैं। तो व्यक्ति की जो सोच है वो समाज से अलग हो सकती है, उसके विचार आगे हो सकते हैं समाज से। ये अपने स्वयं के सिद्धांतों से असंगत नियमों की अवज्ञा कर सकते हैं। तो पांचवी जो अवस्था है वो सामाजिक अनुबंध प्रेरित अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का नैतिक निर्णय न्याय जो है वो इस प्रकार से अंतःकरित होता है कि यदि वह प्राधिकारी की मांग आधारित सिद्धांतों से सहमत होता है तो वह प्राधिकारी के लिए सकारात्मक अनुक्रिया करता है। इस अवस्था में व्यक्ति समझदारी पूर्वक चिंतन करना, मानवाधिकार का मूल्यांकन करना, समाज का कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में दुनिया के विभिन्न विचारों, अधिकारी और मूल्यों वाला समझा जाता है। कानून राजाज्ञा के बजाय सामाजिक अनुबंध समझे जाते हैं। तो इस तरह से जो तीसरे स्तर उत्तर परंपरागत स्तर की पांचवी अवस्था है इसमें जो है व्यक्ति इतना सार्थक हो जाता है कि वह समाज के लिए समझदारी पूर्वक चिंतन करने लगता है, उसके मानवाधिकार के मूल्यों को समझने लगता है और समाज के कल्याण में अपना हाथ बटाने लगता है। तो इसके बाद जो है छठी अवस्था है षष्ठम अवस्था सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत प्रेरित। इस अवस्था में क्या बताया गया है कि इस अवस्था में नैतिक न्याय जो है वो नियंत्रित करने वाले बल कूट कर भरे होते हैं व्यक्ति में। तो कैसे न्याय को नियंत्रित करना है, किस तरह से न्याय होना चाहिए, ये जो है व्यक्ति में बल आ जाता है। इस टाइम पे व्यक्ति के निर्णय अब चेतना आधारित हो जाते हैं और आदर न्याय समानता की सार्वभौमिक सिद्धांतों में उसका विकास हो जाता है। तो व्यक्ति में आदर न्याय और समानता का विकास हो जाता है, उसमें ये सारे सिद्धांत विकसित हो जाते हैं इस अवस्था में।
वास्तव नैतिक तर्कना सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांतों के प्रकार प्रयोग वाली अमूर्त तर्कना पर आधारित होती है। कानून केवल तभी तक वैध होता है जब तक कि वह कानून न्याय है, अनुचित नियमों के उल्लंघन की एवं जिम्मेदारी के साथ न्याय के वचनबद्धता की क्रियान्वित होता है। तो इस तरह से छठी अवस्था में बताया गया है कि जो नियम व्यक्ति के लिए अनुपालन के लिए सही होंगे, व्यक्ति के लिए न्यायपूर्वक होंगे, उन्हीं जो है नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें जो है सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांतों से व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से जो है 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई गई हैं उसकी। अब लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे। तो क्या जो है बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नैतिक विकास आयु और या अवस्था विशेष तथ्य है। तो नैतिक विकास होना या आयु के साथ उसका विकास होना ये एक विशेष तत्व है। बच्चे क्रमशः नैतिक न्याय के उच्चतम संभव अवस्था तक प्रगति करते हैं। तो बच्चे जो है नैतिक न्याय के उच्चतम संभव अवस्था तक अपनी प्रगति ले जाते हैं। इसके बाद दूसरा शैक्षिक निहितार्थ बताया गया है कि कोलबर्ग का विश्वास था कि बालक अपने चिंतन को पुनः संगठित करते हैं, इसीलिए वे अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बालक जो है अपने चिंतन को एकीकृत कर लेता है और इसीलिए वह अधिक क्रियाशील रहता है। कोलबर्ग का मुख्य विचार है कि बालक अवस्थाओं से कैसे गुजरते हैं, या ये उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि किस तरह से बालक एक एक अवस्था से गुजरता है। नैतिक धर्म संकट का हल प्रस्ताव नैतिक विकास की गति को बढ़ाता है। इसलिए एक शिक्षक के नाते नैतिक धर्म संकट जिन छात्रों द्वारा हल किया जाए की परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए। तो शिक्षक का यह कार्य होता है कि जिन परिस्थितियों में बच्चा नैतिक धर्म संकट को जो है डील कर पाए, हल कर पाए, ऐसी परिस्थितियां बच्चे को देनी चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा किए गए नैतिक न्याय की कोटि उसकी उम्र पर निर्धारित होती है। तो व्यक्ति कैसा न्याय कर रहा है ये उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसी उसकी उम्र होगी वैसे ही वो नैतिक न्याय करेगा। बालकों की विकासात्मक अवस्था के अनुसार उन्हें नैतिक रूप से सक्षम बनाने हेतु नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बालक के नैतिक रूप के समक्ष जो है नैतिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका नैतिक विकास हो सके। और बच्चों की इसमें रुचि ही नैतिक विकास की अधिक परिवर्तन लाती है। तो बच्चों का इसमें रुचि लेना उसके नैतिक विकास में परिवर्तन लाएगा। तो ये थी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत था, उनकी थ्योरी थी नैतिक विकास के बारे में। यहीं पे ये थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।